तनु ने भावनाओं में बहकर सुभाष से शादी तो कर ली, लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो उसकी भावनाओं पर माँ की ममता भारी पड़ी। पिता थे नहीं, माँ ने अभावों में खून पसीना बहाकर उसे और उसके भाई बहन को पाला पढ़ाया लिखाया था। माँ के त्याग तपस्या की सोचकर उसने सुभाष के साथ रहने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप कई बार घंटी बजाने पर भी न दरवाजा खुला न अंदर कोई आहट हुई। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा था। अब की बार वेटर ने दरवाजा खटखटाया, एक नहीं कई बार, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वेटर रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर दुर्गेश पटेल के पास पहुंचा और वह रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे। वेटर ने तेजी से आकर कहा कि सर, कमरा नंबर 303 का दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने घंटी बजाई, दरवाजा थपथपाया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। कमरे में कोई है भी या नहीं, कहीं यूं ही है? मैनेजर ने कहा तो वेटर की जगह रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, हाँ मैडम, है कमरे में। उनका साथी बाहर गया है, कह रहा था थोड़ी देर में आता हूँ, पर आया ही नहीं। मैं उसे फोन करता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर खोला और कमरा नंबर 303 के कस्टमर का फोन नंबर देखा और उसे फोन मिला दिया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। इससे वह घबराया। उसने ये बात दुर्गेश पटेल को बताई, साथ ही ये भी चाय नाश्ते के बर्तन अंदर हैं, वेटर को मैंने ही भेजा था। बात चिंता की थी। वेटर, रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर दुर्गेश पटेल तुरंत खड़े हो गए। कमरा नंबर 303 के सामने पहुंचकर मैनेजर दुर्गेश पटेल ने भी वही किया जो वेटर कर चुका था। काफी प्रयास के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला और न ही कमरे के अंदर कोई हलचल हुई तो उनके मन में तरह तरह की शंकाएं जन्म लेने लगी। उन्हें लगा कमरे के अंदर जरूर कोई गड़बड़ है। कमरे में ठहरा युवक थोड़ी देर में आने को कह कर गया था, लेकिन आया नहीं। उसने अपना फोन भी बंद कर लिया था। कहीं उसने ही तो कुछ नहीं किया। कोई और रास्ता न देख मैनेजर दुर्गेश पटेल ने कमरे की दूसरी चाबी मंगाकर कमरा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर होश उड़ गए। कमरे के बेड पर कस्टमर के साथ आई युवती चित पड़ी हुई थी। उसका चेहरा खून में डूबा हुआ था, मतलब उसके साथ आया युवक उसकी हत्या करके फरार हो गया था। होटल नटराज उज्जैन का जाना माना होटल था, जिसके प्रबंधक और मालिक इंदौर के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे। उनके होटल में इस तरह की घटना पहली बार घटी थी, इसलिए होटल के सभी कर्मचारी परेशान हो गए। होटल के अन्य ग्राहकों को जब इस बात की जानकारी मिली तो सब घबरा। जरा सी देर में होटल के कमरा नंबर 303 के सामने कस्टमर्स की भीड़ एकत्र हो गई। मामला हत्या का था। होटल के प्रबंधक, मालिक और पुलिस को खबर देना जरूरी था। मैनेजर दुर्गेश पटेल ने फोन से इस मामले की जानकारी थाना नाना खेड़ा के साथ होटल के मालिक को दे दी। सूचना पाते ही थाना नाना खेड़ा के प्रभारी ओपी अहीर पुलिस टीम के साथ होटल नटराज पहुंच गए। उन्होंने सरसरी तौर पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इस वारदात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। कमरा नंबर 303 होटल की तीसरी मंजिल पर था। थाना प्रभारी ओपी अहीर ने देखा जिस युवती का शव बेड पर खून से सराबोर पड़ा था, उसकी उम्र 20-22 साल के आसपास थी। उसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। चेहरे मोहरे से वह किसी सामान्य और शरीफ घर की दिख रही थी। पुलिस समझ नहीं पाई। मंजर खौफनाक भी था और मार्मिक भी, जिसे देख पुलिस टीम भी स्तब्ध थी। पूछताछ में होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल ने ओपी अहीर को बताया कि मृतका जिस युवक के साथ आई थी उसकी उम्र 23 साल के आसपास रही होगी। उसी के साथ ही युवती के कंधों पर एक कैरी बैग था। देखने में वह किसी कॉलेज की छात्रा लगती थी। उन्होंने शाम तक के लिए कमरा बुक करवाया था। कमरा बुक करवाते समय उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। कमरा बुक करवाने के 1.5 घंटे बाद युवक ये कहकर बाहर निकला था कि मैडम अंदर आराम कर रही हैं, उनका ध्यान रखें। वह किसी काम से बाहर जा रहा है। उसके जाने के कुछ समय बाद वेटर नाश्ते और चाय की प्लेट लेने गया तो मैडम ने दरवाजा नहीं खोला। काफी कोशिशों के बाद हमने कमरे की दूसरी चाबी मंगा कर दरवाजा खोला और मैनेजर दुर्गेश पटेल ने बताया कि मृतका के साथी के बारे में कोई जानकारी है। पुलिस टीम ने पूछा। जी हाँ सर, उसका पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज है। कहते हुए मैनेजर दुर्गेश पटेल ने रजिस्टर लाकर पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस टीम ने रजिस्टर देखकर उस युवक का नाम पता हासिल कर लिया। आमतौर पर ऐसे लोग अपना नाम पता सही नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। आगंतुक द्वारा दी गई जानकारी सही निकली। युवक का नाम सुभाष पोरवाल था और युवती का नाम तनु परिहार। दोनों के परिवार वालों को मामले की जानकारी देकर उन्होंने होटल नटराज बुला लिया गया। खबर मिलते ही दोनों के परिवार वाले जिस स्थिति में थे उसी में होटल पहुंच गए। तनु परिहार के परिवार वालों की स्थिति काफी दयनीय थी। पुलिस टीम ने उन्हें सांत्वना देकर संभाला। थाना प्रभारी ओपी अहीर अपनी टीम के साथ अभी होटल कर्मचारी और मृतकों के परिवार वालों से पूछताछ कर ही रहे थे कि एसीपी मनोज सिंह, एसीपी रुपेश द्विवेदी, सीएसपी एचएम बाथम
और अरविंद नायक फॉरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो गया तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर थाना प्रभारी ओपी अहीर को आवश्यक निर्देश दिए और अपने ऑफिस लौट आए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ओपी अहीर ने अपने सहायकों के साथ मृतका तनु परिहार के शव का निरीक्षण किया। तनु का शरीर बुरी तरह से जख्मी था। उसके गले पर एक और पेट में 3 गहरे घाव जो किसी तेज धार हथियार से वार करने से आए। मृतका के शव का बारीकी से निरीक्षण करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिक कार्रवाई से निपटकर थाना प्रभारी थाने लौट रहे थे। तनु परिहार की मां को वह अपने साथ ले आए। उसकी मां की तहरीर पर सुभाष पोरवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। परिवार से पूछताछ करने के साथ साथ सुभाष के मोबाइल नंबर को सर्विस लाइंस पर लगा दिया गया। साइबर सेल की सक्रियता से 24 घंटे में सुभाष को आगरा में खोज निकाला गया। आगरा गई पुलिस टीम सुभाष पोरवाल को गिरफ्तार कर उज्जैन ले गई। थाना प्रभारी ओपी अहीर के सामने आते ही सुभाष पोरवाल ने बिना किसी हिला हवाली के अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस जांच सुभाष पोरवाल के बयानों के अनुसार तनु परिहार हत्याकांड के दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई जो कुछ इस प्रकार थी। 23 वर्षीय सुभाष साधारण लेकिन भरे पूरे स्वस्थ शरीर का युवक। उसके पिता का नाम आत्माराम पोरवाल था जो मूल रूप से गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे। सालों पहले आत्माराम रोजी रोटी की तलाश में उज्जैन आया था। बाद में वह अपने परिवार को भी उज्जैन ले गया था। नाना खेड़ा इलाके में बस गया और वह ऑटो रिक्शा चलाता था। ऑटो रिक्शा की कमाई से इस परिवार की गाड़ी आराम से चल जाती थी। सुभाष आत्माराम का इकलौता बेटा था। वह कुछ जिद्दी स्वभाव का था। वह जिस चीज की हट कर लेता था उसे हासिल करके छोड़ता था। सुभाष पोरवाल हट्टा कट्टा जवान था, फैशन परस्त और दिल फेंक भी। पढ़ाई लिखाई में कभी उसका मन नहीं लगा। उसने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी और पढ़ाई बंद हो जाने के बाद उसने पिता की तरह ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुभाष पोरवाल जहाँ रहता था उसी के सामने वाले मकान में ऋषि परिहार का परिवार भी रहता था। उनका अपना 5 सदस्यों का परिवार था। आय के लिए उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। दुकान से किसी तरह दाल रोटी चल जाती थी। अपने 3 भाई बहनों में तनु सबसे बड़ी थी। पिता ऋषि परिहार की मृत्यु तभी हो गई थी जब तनु बहुत छोटी थी। पति के निधन के बाद बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माँ आशा देवी के कंधों पर आ गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आशा का छोटा बेटा 7वीं में और दूसरा 9वीं कक्षा में पढ़ता था। बेटी तनु बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा थी। तनु जितनी स्वस्थ और सुंदर चंचल थी उतनी ही सुशील, सभ्य और सरल स्वभाव की थी। वह किसी से भी ऐसी कोई बात नहीं करती थी जिससे किसी का दिल दुखे। तनु के मधुर व्यवहार की वजह से आसपास के लोग उसे प्यार करते थे। यही वजह थी कि जैसे ही उसकी हत्या की खबर इलाके में फैली, लोग थाना नाना खेड़ा के सामने इकट्ठा होने लगे। उनकी मांग थी कि आरोपी सुभाष पोरवाल को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। स्थिति बिगड़ती देख एसीपी रूपेश द्विवेदी ने इस आश्वासन पर लोगों को शांत कराया कि अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे तो आमने सामने रहने के कारण तनु और सुभाष शुरू से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर 5 साल पहले 17-18 साल की उम्र में फूटे थे। तनु परिहार के उभरते यौवन और सौंदर्य को देख सुभाष उसका दीवाना हो गया था। यही हाल तनु का भी था। शुरू में तो तनु का ध्यान उसकी ओर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव भी सुभाष की ओर हो गया और इसकी अहम कड़ी थी उसका ऑटो रिक्शा। तनु के करीब आने के लिए सुभाष ने अपने ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया। जब तनु कॉलेज जाने के लिए निकलती, सुभाष अपना ऑटो लेकर उसके राह में खड़ा होता। तनु को अपने ऑटो में बैठाकर वह उसके कॉलेज ले जाता और फिर उसे कॉलेज से लेकर उसके घर के करीब छोड़ देता। बीच के समय में वह संवरिया ढोता था, लेकिन तनु के कॉलेज के समय पर वह संवरिया नहीं लेता था। बीच बीच में वह जब भी मौका मिलता दोनों साथ साथ घूमने फिरने निकल जाते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दोनों का प्यार परिपक्व होता जा रहा था और दोनों एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगे थे। जब भी दोनों साथ होते अपने भविष्य को लेकर ताने बाने बुनते थे। इसमें आगे सुभाष रहता था, वह तनु के सपने दिखाता और तनु उन सपनों में खो जाती। दोनों शादी करके अपना अलग संसार बसाना चाहते थे। घटना के 1 महीने पहले दोनों ने 7 फेरे ले लिए थे। 9 जुलाई 2020 को दोनों ने उज्जैन कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद 13 जुलाई को चिंतामणि गणेश मंदिर जाकर दोनों विधि विधान से शादी के बंधन में बंध गए थे। सुभाष ने इस बात की जानकारी अपने परिवार को दे दी थी। परिवार वालों ने उसका ये रिश्ता स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन
लेकिन तनु ऐसा नहीं कर पाई। भावनाओं में बहकर उसने सुभाष से शादी तो कर ली थी, लेकिन इस पर उसकी माँ की ममता और प्यार भारी पड़ रहा था। माँ ने जिन कठिनाइयों से खून पसीना बहाकर उन्हें पाला पोसा था, उसे देख वह माँ से धोखा नहीं करना चाहती। उसे जब पता चला कि माँ उसके योग्य लड़का तलाश कर रही है तो उसे लगा कि माँ का दिल दुखाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी शादी का राज छिपाए रखना ही ठीक समझा। जब सुभाष को पता चला कि तनु की माँ उसके लिए लड़का ढूंढ रही है तो पत्नी होने के नाते तनु पर साथ रहने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब तनु इसके लिए तैयार नहीं हुई, सुभाष का धैर्य टूट गया और उसने तनु के प्रति एक खतरनाक निर्णय ले लिया। उसकी सोच थी कि तनु उसकी दुल्हन है और उसी की रहेगी। इसके लिए उसने एक तेज धार वाला चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया था। घटना वाले दिन सुभाष का मन बहुत उदास था। वह एक बार तनु से मिलकर उसके आखिरी फैसला जान लेना चाहता था। इसके लिए उसने होटल नटराज को चुना था। होटल में कमरा खाली है या नहीं, ये जानने के लिए उसने विकास के नाम से होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल से बात की। होटल से हरी झंडी मिलने के बाद सुभाष ने तनु को मैसेज भेजकर कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया। सुभाष के इरादों से अनभिज्ञ तनु ने अपना कोचिंग बैग और पानी की बोतल उठाई और माँ से कोचिंग के लिए कहकर सुभाष से मिलने पहुँच गई। सुभाष उसे अब अपने ऑटो से होटल नटराज ले आए। होटल में कमरा बुक करके दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में आकर सुभाष ने पहले चाय नाश्ता मंगवाया, फिर तनु से साथ रहने वाली बात छेड़ दी, जिसे लेकर दोनों में बहस हो गई। सुभाष ने तनु को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब हमारी शादी दो बार हो चुकी है तो तीसरी बार शादी की जरूरत क्यों और किस लिए? वह हमारी भूल थी, गुजरे कल की बात। अब हमें आज का सोचना है। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दूंगी। मैं पहले से बहुत दुखी हूँ। मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैं माँ के देखे हुए लड़के के साथ शादी करूंगी। और मैं क्या करूँ? सुभाष का चेहरा लाल हो गया। क्रोध में उठकर उसने कमरे में टहलते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। तनु ने गर्दन झुकाते हुए कहा, हाँ, रक्त में डूब गई प्रेम कहानी। ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी थी, मेरी ही रहोगी। कहते हुए सुभाष ने छिपा कर लाए चाकू को बाहर निकाला और तनु के गर्दन पर सीधा वार कर दिया। वार इतना तेज था कि तनु आधी गर्दन कट गई। तनु चीख कर बेड पर ही गिर गई। उसके बेड पर गिरने के बाद क्रोधित सुभाष ने उसके पेट में 3 वार और किए। कुछ मिनट तड़पने के बाद तनु के प्राण पखेरु हो गए। तब सुभाष ने उसका फोन उठाया और बहाना बनाकर होटल से निकल गया। वहाँ से निकलकर वह अपने ऑटो से शाजापुर बस अड्डा पहुँचा। वह फिर वहाँ से बस पकड़कर अपनी मौसी के यहाँ आगरा चला आया। सुभाष पोरवल से विस्तृत पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने तनु परिहार हत्याकांड से संबंधित चाकू, तनु का मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा को अपने कब्जे में ले लिया। सुभाष को जिला सत्र न्यायालय के जज के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।